हम उन मुद्दों को समझेंगे जिसके अंदर जनहित याचिका ने बड़ा काम किया था। जैसे यहां पर पहला जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि बिहार में सजा पूरी होने के बावजूद भी, बिहार में सजा पूरी होने के बावजूद जेल काट रहे, बावजूद भी जेल से कैदियों को रिहा नहीं करने पर न्याय देना, अर्थात उनकी सजा पूरी हो गई थी फिर भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा था, तो किसी ने जनहित याचिका की, तो फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई इनको रिहा करो, इनको यहां पे क्यों रखा है। दूसरा, बंधुआ मजदूरी से संबंधित निर्णय। बंधुआ मजदूरी जिसमें व्यक्ति को काम तो करवाया जाता है लेकिन उसको पैसा नहीं दिया जाता, वो बंधुआ मजदूरी कहलाते। तो ऐसे बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामले, ऐसे में कोर्ट ने कहा कि भाई ये सब गलत है और किसी ने जनहित याचिका दायर की होगी कि वहां पर इस तरह से काम हो रहा है, तो कोर्ट ने संज्ञान लिया जनहित याचिका के माध्यम से और इस मामले का निपटारा किया। आपको पता है कि स्कूलों में दोपहर में भोजन दिया जाता है, मिड डे मील, आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मिड डे मील जैसी जो योजनाएं थी उसके भी आधार में, जैसी योजनाओं का आधार भी जनहित याचिका था, जैसी योजनाओं का आधार भी जनहित याचिका ही था। किसी ने याचिका दायर की थी कि बच्चे स्कूल तो छोड़ रहे हैं लेकिन आप उसके मूल में क्यों नहीं जाते। उसके मूल में यह कि बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं वो घर पे काम करेंगे तो उनके घर पे चूल्हा जलेगा, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, उनके खाने की प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा उनको खिलाएगा कौन। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है तो हम स्कूलों में ही क्यों ना भोजन की व्यवस्था कर दें। और देखिए अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है, लेकिन जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है, यह भी जनहित याचिका का परिणाम था। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है और इस जीवन के अधिकार में ही क्या है, भोजन का अधिकार भी शामिल है। यह कोर्ट ने जब डिसीजन दिया उसके मूल में भी जनहित याचिका थी, क्योंकि आदमी यदि खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा। तो खाली संविधान में लिख देने से कि जीवन का अधिकार है ये बात सिद्ध नहीं हो जाती है, आपको उनको वो सारी परिस्थितियां देनी होगी, उनको अच्छा भोजन देना होगा, पानी देना होगा, साफ वायु देनी होगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैंने पिछले इसमें बताया था वीडियो में कि भाई सरकार जब शहर को प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकती है तो फिर आप आर्टिकल 21 की रक्षा कैसे कर पाओगे। क्योंकि हवा जो अगर गंदी हो गई, सांस लेकर के आपके फेफड़े जो है वो डैमेज हो गए, आप तो मर जाओगे। तो अनुच्छेद 21 कहां गया आपका। तो साफ हवा, पानी, भोजन, ये सब इसके पार्ट है। ये सारी जो परंपराएं विकसित हुई है उसमें जनहित याचिका का बहुत बड़ा एक अहम योगदान है। इसलिए कहा, इसलिए देखिए इस चैप्टर के अंदर जनहित याचिका को इतना विस्तार से समझाया गया है और इतना टाइम दिया गया है जनहित याचिका को। तो आपको ये सारे जो एग्जाम्पल है हम देख सकते हैं वो लिखने हैं, चाहे वो बिहार में सजा पूरी किए गए जो कैदियों का मामला हो, बंधुआ मजदूरी हो, मिड डे मील जैसी बहुत अच्छी योजना जिसमें बच्चे स्कूल में दोपहर का भोजन खाते हैं और वहीं रहते हैं और वहां पे पढ़ाई करके फिर शाम को घर आ जाते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको खाने पीने की जो बच्चों की चिंता नहीं रहती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो जनहित याचिका का परिणाम है। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे निर्णय भी न्यायपालिका दे देती है जिससे समाज के एक बड़े तबके पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसको भी हम समझेंगे 2-3 बिंदुओं में, फिर हम इस चैप्टर को अभी आगे बढ़ाते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, कभी कभी न्यायालय ऐसे निर्णय भी दे देते हैं, ऐसे निर्णय भी देते हैं जिससे एक तो जो फुटपाथ पे जो सामान बेचते हैं, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले क्योंकि आपने देखा होगा शहरों में जब आप जाते हैं तो लोग फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, उससे उनकी आजीविका चलती है ना। जैसे फुटपाथ पर बेचने वाले या फिर कच्ची बस्तियों में रहने वाले,
कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन पर असर पड़ता है। ये आपने दो प्रकार के जो डिसीजन देखे हैं, इस डिसीजन में क्या होता है देखिए, कोर्ट ने कहा कि भाई कच्ची बस्तियां जो है उनको हटा दी जाए, कि वो अवैध है, वो तो ठीक है, लेकिन जो वहां पे इंसान रह रहा है उसका क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था आपने क्या की। तो कभी कभी जो डिसीजन होते, मान लीजिए डिसीजन दिया कि जब फुटपाथ पे जो सामान बेचते हैं रोड के दोनों तरफ, उनको वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि यातायात काफी प्रभावित हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन जो फुटपाथ पे जो व्यक्ति सामान बेच रहा है, उसको बेच करके जो पैसा अपने घर में ले जा रहा है, जिससे उसके बच्चे की स्कूल की फीस दी जाती है, उसके घर में चूल्हा जलता है, उसके बच्चों को कपड़े मिलते हैं, वो सारी सुविधाएं वो कहां से लाएगा। तो ये सारी चीजें कभी कभी सोचने वाली होती है कि कभी कभी जो न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो एक बहुत बड़े जनमानस को या जनता के जो जीवन को प्रभावित कर देते हैं। तो इस मामले में भी एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। हालांकि इसमें सरकार बहुत प्रयास करती है कि भाई जो बस्तियां जैसे कच्ची बस्ती हटा दी, तो कोर्ट खुद ही कई बार कह देती है कि पहले इनकी व्यवस्था करो, उसके बाद में। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये सारी व्यवस्था विकसित हुई है एक केस के द्वारा। ये केस है ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर पालिका या मुंबई महानगर पालिका। इस केस को आपको ध्यान में रखना। इस चैप्टर में हमने एक तो पहले सुभाष कुमार वाला केस देखा था, अब हम दूसरा केस देख रहे हैं, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम। उसमें ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम, ये लिख लेना, ये केस। इस केस के अंदर अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की गई, ध्यान रखना। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है और इस अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या इसमें की गई है। इसको और विस्तार दिया गया और इस विस्तृत व्याख्या में जो आजीविका का अधिकार है, आजीविका आदमी के कमाने का जो अधिकार है, आजीविका का जो अधिकार है, उसको जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया या जीवन के अधिकार के रूप में देखा गया। बहुत बड़ी बात है ये। ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई महानिगम नगर निगम केस में, मुंबई नगर पालिका केस में नगर निगम लिख देते हैं, यहां और बेटर रहेगा, मुंबई नगर निगम। इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो आर्टिकल 21 है वो जीवन की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उसका विस्तार कहां तक है, उसका विस्तार आजीविका तक भी है। क्योंकि व्यक्ति अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, खाएगा नहीं तो उसका जीवन कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। तो जब आप फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को हटाते हो तो उनके लिए व्यवस्था कर दी है। क्यों? क्योंकि उससे उनका आर्टिकल 21 प्रभावित होगा। अगर यहां पर ऐसी अब कोई चीज होती है तो सीधा हम इस केस का हवाला देते हैं कि ओल्गा टेलिस वाले मामले में कोर्ट ने यह कहा है आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 है। पहले आप उनकी आजीविका का इंतजाम कीजिए, उनको रोजगार का इंतजाम कीजिए। अगर उनको आप फुटपाथ से हटा रहे तो कहां पे ले जा रहे हो वो तो बताओ, कि हमने उनको ये जगह दी है, यहां पर ये व्यापार कर सकते हैं। अगर वो आजीविका ही नहीं होगी तो व्यक्ति जो है वो कुंठित हो जाएगा, उसका परिवार है वो भूखे मर जाएगा। तो फिर आपने तो यहां पर उनको उजाड़ दिया बसाने की बजाय। इस केस को भी आपको ध्यान में रखना है। लिखो इसको, फिर इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए न्यायालय या न्यायपालिका के निर्णयों के आधार पर कुछ परंपराएं या कानून कैसे विकसित होते, कैसे बन जाते हैं। ओल्गा टेलिस वाला जो मामला था उसमें कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 21 जो है वो आजीविका का अधिकार भी उसमें शामिल है। आप उनको ऐसे हटा नहीं सकते, हटाते तो आपको व्यवस्था करनी है, उनको आजीविका देनी है। तब जो 2014 के अंदर जो कानून बना, ये मैंने यहां पे लिखा है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। इतना बड़ा नाम देख करके आप डिप्रेशन में मत आना। एक एक चीज बताता हूं, बहुत ईजी है। देखिए स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट का मतलब होता है गली मोहल्ले या जो फुटपाथ है वहां पर स्ट्रीट वेंडर्स सामान बेचने वाले, उसके लिए एक्ट अधिनियम है। हिंदी में उसको हम पथ विक्रेता कहते हैं। फुटपाथ पर जो सामान बेचते हैं उनके लिए कानून बना। क्या था इसमें, उनकी आजीविका को संरक्षण देना है। जीविका, आजीविका जो वो कमाते हैं उनको संरक्षित करना है, उनको सुरक्षित करना है। और उनका जो पथ विक्रय है, जो वहां पर वो सामान बेचना है, उससे संबंधित ये कानून है। ठीक है ना।
उसको हमें रेगुलेट करना है, विनियमन, उसको रेगुलेट करना है, उसमें कहीं कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, उनको संरक्षित करना है। इंग्लिश में इसने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। इसमें मामला क्या था, इसके अंदर जो कानून बना है 2014 में, ये कानून पथ विक्रेताओं जो फुटपाथ पर जो सामान बेचते हैं, जो गली मोहल्लों में सामान बेचते हैं, उनके लिए था, उनकी आजीविका को सुरक्षित करना था। सरकार ने बहुत अच्छा कदम 2014 में लिया कि यदि आप उनको वहां से विस्थापित करते हैं तो उनकी व्यवस्था कीजिए। अब करनी ही पड़ेगी क्योंकि कानून बना हुआ है, आप ऐसे किसी को नहीं हटा सकते हैं, किसी की आजीविका को खतरे में नहीं डाल सकते, उसके परिवार को रोड पे नहीं ला सकते। अब इस कानून के द्वारा देखिए फायदा किसको हुआ। इस कानून के अंदर जो फेरी वाले थे और जो फुटपाथ पर जो सामान बेचने वाले थे, है ना, इसमें हम लिख सकते हैं इस कानून के द्वारा, इस कानून द्वारा एक तो फेरी वाले जो थे, इस कानून द्वारा फेरी वालों तथा फुटपाथ पर जो सामान बेचते हैं सड़क के दोनों किनारे तथा फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को सामाजिक सुरक्षा दी गई। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, देखिए, सामाजिक सुरक्षा मतलब उनके समाज में रहने की जो स्थिति है उसको सुरक्षित किया गया। सामाजिक सुरक्षा, बेचने वालों को सामाजिक सुरक्षा दी गई। साथ में क्या हुआ, तथा उनके आजीविका का जो अधिकार था, तथा उनके आजीविका के अधिकार को, तथा उनके आजीविका के अधिकार को संरक्षित किया गया, सुरक्षित किया गया, महफूज रखा गया, कोई आंच न आने पाए उनकी आजीविका पर, इस तरह का प्रावधान किया गया। हेडिंग आपको ध्यान रखना है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय। साल याद रखना है 2014, उसका उद्देश्य याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरी वाले, फुटपाथ पे सामान बेचने वाले, सामाजिक सुरक्षा देना और उनकी जो आजीविका है उसका अधिकार है उसको संरक्षित करना है। अनुच्छेद 21 से इसको जोड़ना है, जीवन के अधिकार से, यह आपको ध्यान में रखना है। पहले सुधा वाला केस था, फिर ओल्गा टेलिस वाला केस आया, अब 2014 का ये कानून आपको ध्यान रखना है जो फेरी वालों के लिए बना। अगर मैं एग्जाम में पेपर बनाता हूं मैं इसको जरूर दूंगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है। हमें से बहुत सारे जो लोग हैं इससे संबंधित है, हमारा जीवन इससे संबंधित है। लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब हम बात करते हैं इस अध्याय का सबसे जो लास्ट टॉपिक है, इंसाफ में देरी, इंसाफ का कत्ल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ने मुकदमा दायर किया, मुकदमा 25 साल चला, 25 वर्ष में वो तो उसकी तो डेथ हो गई, वो तो मर गया। अब उसके बेटों ने वो केस लड़ा, उसके बेटे भी बूढ़े होने को आ गए, फिर उसका डिसीजन आता है, तो न्याय तो मिला, लेकिन न्याय में देरी, न्याय भी समय पर मिलना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है छोटा सा कि इससे आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है कि न्यायपालिका द्वारा निर्णय देने में देरी होने पर न्याय का महत्व काफी कम रह जाता है। अब रह के क्यों जाता है, क्या प्रभावित होता है? व्यक्ति का पैसा तथा समय काफी खर्च होता है। अनेक मुकदमे ऐसे होते हैं, जो पीढ़ियों तक चलते हैं, चलते हैं। एक पीढ़ी बाद दूसरी पीढ़ी भी उसको लड़ती है, केस खत्म नहीं होता है। तो जब आप इतना टाइम लगा रहे तो फिर वो इंसाफ में देरी हो गई, मतलब इंसाफ तो खत्म हो गया।
जिस व्यक्ति को उसकी जरूरत थी उसको तो आपने दिया ही नहीं, उसके आने वाले पीढ़ियों को। लेकिन देखिए न्यायिक प्रक्रिया है, संविधान के दायरे में रह करके माननीय न्यायाधीश काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि इंसाफ का कत्ल है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि इंसाफ में देरी इंसाफ के कत्ल के समान है, इंसाफ के कत्ल जैसा है। ये आपको पता रखना है। ये 2-3 बिंदु आपको बनाना है इसके अंदर। अब देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी न्यायपालिका के महत्व को हम कम नहीं कर सकते। न्यायपालिका ने भारत के लोकतंत्र को काफी मजबूती दी है। न्यायपालिका ने समय समय पर सिद्ध किया है कि आदमी या जो जनता है वो सर्वोच्च, उसका हित सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। कभी भी जो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका ने संविधान के दायरे से बाहर जाने का प्रयास किया तो न्यायपालिका ने उसको वापस शक्ति दिखाते हुए कहा कि नहीं, लाइन में रहिए, लाइन छोड़ के मत जाइए। तो न्यायपालिका की वजह से लोकतंत्र मजबूत है, लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा। इसलिए देखिए आपके और मेरे साथ कोई भी घटना होती है तो हम सीधे यही कहते हैं कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि कोर्ट पे हमें भरोसा है, न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। तो वो भरोसा न्यायपालिका ने लगातार बनाए रखा है। यही वजह है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपनी विशेष न्यायपालिका के लिए जाना चाहता है। इस चैप्टर में हमने बहुत प्रयास किया है आपको सारा कंटेंट देने का, और वो भी सीक्वेंस में। मैं बार बार ये कहता हूं कि नवो एकेडमी की यही विशेषता है कि वो आपको कंटेंट देती है, आपको फील करवाती है कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। अदरवाइज आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें पीपीटी चल रही है, जिसमें आपको जो चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी का जो बुक है वो बुक चल रही है, और उस बुक में जो है अंडरलाइन कर करके बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स भी मिल जाएंगे आपको जो पूरी की पूरी पीडीएफ छाप रहे हैं। लेकिन जो कंसेप्ट है वो क्लियर कब होगा? जब आप इस तरह के वीडियो देखेंगे, आप नवो एकेडमी के साथ रहेंगे। इसके बाद में मैं इस न्यायपालिका चैप्टर में एक मैप वाला वीडियो देने वाला हूं, जिसके अंदर हाई कोर्ट की स्थापना, उसका ईयर और उसका जो मुख्यालय वो कहां है। तो यहां पर यह चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर काफी पसंद आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। इसकी जो वर्कशीट है वो हमारी वेबसाइट है जिसका एड्रेस नीचे दिया हुआ है www.novoacademy.in पर आपको मिल जाएगी।